ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्माविद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी को मेरा प्रणाम। तो गत लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे दवाइयाँ शरीर पर परिणाम नहीं करती बल्कि शरीर ही दवाइयों पर परिणाम करता है। तो इसी सिद्धांत को लेकर कुछ एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं और उसी को लेकर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। आपका जो किताब है उसमें ये जो फोटोज़ दिखाई गई हैं, ये एक फ़ोटो है ऊपर बच्चों की और एक फ़ोटो नीचे भी है। ठीक है, शॉर्ट लिम्ब सिंड्रोम इसे कहा जाता है। और कल हमने एस्पिरिन के बारे में देखा था। तो हमारा ये 6वां व्याख्यान है, 6वां लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल एलोपैथी के संबंध में जो कि बहुत ही भयानक दुष्परिणाम के सहित हुए और उसके परिणाम सामने आए हैं। अब पहले आपने सुना होगा कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन, तो इसकी खोज जो है वो बहुत पहले यानी 50-60 साल पहले हुई। और जब इसकी खोज हुई पेनिसिलिन की, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा समझा जाता था कि यहाँ पर हरित क्रांति हो गई। और तब से फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अग्रसर हो गई और बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन लेना शुरू किया। और कुछ सालों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में ही, जैसे ही पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो गया, खासकर उस साइड इफ़ेक्ट को एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कहा जाता है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन यानी होता ऐसे है कि जैसे ही पेनिसिलिन का इंजेक्शन चढ़वाते हैं तो वो व्यक्ति एकदम कोलैप्स हो जाता है और समझ नहीं पाते और कुछ समय में उसकी मौत हो जाती है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन ये बहुत ही आशुकारी परिणाम होता है, बहुत ही एक्यूट इफेक्ट ये होता है पेनिसिलिन का। और तब से फिर क्या हुआ कि प्राइवेट डॉक्टर के पास में तो पेनिसिलिन पूरा बैन ही हो गया। मात्र गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पेनिसिलिन दिया जाता था और वो भी टेस्ट डोज करके यानी टेस्ट करके सबक्यूटेनियस टेस्ट किया जाता है। और वो टेस्ट करके अगर उस व्यक्ति को लोकल रिएक्शन आ जाता है तो उस व्यक्ति को घोषित किया जाता है कि उसे पेनिसिलिन नहीं दे सकते। ऐसा हुआ और कुछ दिनों के बाद में तो ऐसा हुआ कि पूरा पेनिसिलिन ही बंद करना पड़ा। आज तो बहुत ही कम जगह पर, रेयर स्पॉट पर पेनिसिलिन का डोज अगर बहुत ही आवश्यकता समझे तो ही दिया जाता है। नहीं तो अभी तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, 4th जनरेशन 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ गए अभी, तो उसका इस्तेमाल होता है। तो बताने जैसी बात यह है कि जो पहले खोजा और कुछ महीनों के बाद में या सालों के बाद में ये समझ में आया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी ऐसे हैं कि जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ रैश आ गई, टट्टी लग गई, डायरिया हो गया, मचलाट हो गई, एसिडिटी हो गई। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे यानी 99% मेडिसिन के एलोपैथी में पाए जाते हैं। फिर भी वो मेडिसिन दी जाती हैं क्योंकि उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा नहीं है। तो ये जो कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा है और अगर वो मेडिसिन पेशेंट को दी जाए तो पेशेंट की जान भी उसमें जा सकती है। तो एक पेनिसिलिन के बारे में देखा हमने। दूसरा एक मेडिसिन किताब में बताया गया है कि थैलिडोमाइड, ये ऐसा एक मेडिसिन है, अगर गर्भवती माँ इस मेडिसिन को अगर खा लेती है तो बच्चा जो है वो शॉर्ट लिम्ब हो जाता है। यानी उसके जो हाथ पैर है, विशेषकर फोटो में दिखाया गया है हाथ जो है वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं या नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो फोटो में मैंने आपको दिखा वैसा एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है।
निमेसुलाइट करके एक मेडिसिन है जिसे नाइस के नाम से बाजार में प्रस्तुत किया है किसी की बहुत सारी कंपनियों में, और वो वेदना शामक करके, पेन किलर करके ये मेडिसिन यूज भी किया जाता है। तो इस मेडिसिन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, और खासकर इसका साइड इफेक्ट्स 1997 में किडनी फेल के संबंध में देखा गया है। और तभी 19 मुझे ऐसा लगता है उससे भी पहले 1995 1996 में इस मेडिसिन पर यूएसए में बैन हो गया है। लेकिन आज भी वो मेडिसिन भारत में बेची जाती हैं और लोगों से वो खरीदी जाती है। तो ऐसे ऐसे खतरनाक जो मेडिसिन हैं वो आज भी एलोपैथी में बेचे जाते हैं और पेशेंट जो है उनसे वो खरीदे जाते हैं। तो इसका कोई एक गारंटी नहीं है इस बात की कि जो मेडिसिन आज खोज निकाला है मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना होंगे या वो दवा जानलेवा न होगी। और एक मेडिसिन खोजा गया 1984 में 48 में स्टीरॉइड के नाम से। अलग अलग स्टीरॉइड्स मॉडर्न मेडिकल साइंस में आते हैं। स्टीरॉइड्स जब खोजे गए तो इसका जो डिटेक्टर था जिसने डिटेक्ट किया, मेयो क्लिनिक, तो इन्होंने पहले स्टीरॉइड को खोजा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसे दिया गया। इसके इतने बहुत बढ़िया रिजल्ट उस वक्त देखे गए, रिजल्ट यानी परिणाम देखे गए, रिजल्ट यानी आगे चल के तो रिजल्ट नहीं, वो तो साइड इफेक्ट बन गए। फिर तो बाद में फिर पता चला कि ये मेडिसिन देने से अगर थोड़ा अधिक डोज देते हैं इसका तो आंतों में अल्सर्स भी हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, और डायबिटीज़ भी हो सकता है उस व्यक्ति को, साइकोसिस भी आ सकता है। और जो रिकेट्स के जो पेशेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें अगर ये मेडिसिन दिया जाए तो उनके हड्डियों में पहले ही कैल्शियम कम रहता है, ये मेडिसिन देने से और कैल्शियम कम हो जाता है। और फिर वो जो पेशेंट्स है, वो पेशेंट अगर चलते भी है तो उनकी जो हड्डियां है वो ब्रेक हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ तक कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है। जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें अगर दिया जाए तो उनके जो बच्चे हैं वो नपुंसक जन्म ले सकते हैं, इतना खतरनाक इसका दुष्परिणाम देखा जाता है। मेल्स में अगर लंबे समय तक अगर ये स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं तो मेल को गायनेकोमेस्टिया, उनके जो स्तन हैं वो बढ़ जाते हैं। और महिलाएं जो है उनमें अगर ये मेडिसिन दिया जाता है तो उनमें दाढ़ी मूंछ आ सकती है, उसे हिरसुतिज्म कहते हैं, हिरसुतिज्म यानी दाढ़ी मूंछ आना। तो ऐसे इफेक्ट्स स्टीरॉइड्स के देखे गए और फिर पता चला कि ये मेडिसिन बहुत ही कम रोगों में, खाली आशुकारी चिकित्सा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा देखा नहीं जाता है। लोगों में एक बात थोड़ी सी प्रचारित है कि जिस दवा का परिणाम देखने को मिलता है वो दवा हमने लेनी चाहिए। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो पेशेंट्स ले तो लेते हैं, और रिजल्ट उनको जब दिखता है तो डॉक्टरों के पास नहीं जाते, सीधा मेडिकल पर चले जाते हैं, और मेडिकल पर जाने के बाद में वहाँ से दवा को खरीदते हैं और सालों साल उसका कोई डोज नहीं रहता है, गलत डोज में मेडिसिन ली जाती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट समाज में देखे जा सकते, अभी भी देखे जा सकते हैं कि पेशेंट ने 6 महीना स्टेरॉइड लिया, पेशेंट ने 1 साल तक स्टेरॉइड लिया और उसे फिर ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मैरो डिप्रेशन और हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे अभी मैंने कहा गायनेकोमेस्टिया, हिरसुतिज्म वगैरह, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ वगैरह, तो ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है। तब जाके फिर डॉक्टर जब हिस्ट्री में पूछता है कि क्या आप कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, तो पेशेंट बताता है कि हम ऐसी ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं। तब जाके फिर लोगों को पता चलता है कि ये मेडिसिन का कितना साइड इफ़ेक्ट है। तो कहने की बात ये है कि एलोपैथी जो है, जो हम समझते हैं कि बहुत ही उसमें फास्ट रिजल्ट आता है, तो फास्ट क्यों आता है भाई, ये तो पहले समझ लो। फास्ट रिजल्ट क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऐसे नहीं बोलता
नेचुरोपैथी में भी फास्ट रिजल्ट आता है, तो प्रकृति भी कभी कभी फास्ट रिस्पांस देती है। तो हमें फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है नेचुरोपैथी में। जैसे मैंने कुछ पहले बताया था कि एक पेशेंट आया, 21 दिन तक उसे टेम्परेचर था और बहुत सारी मचलाहट थी, और जैसे ही उसे नमक का पानी दिया गया पीने के लिए, उल्टी कराने के लिए, तो उसने उल्टी की और उसकी तुरंत मचलाहट कम हो गई। तुरंत यानी तुरंत 2-3 घंटे में ही मचलाहट कम हो गई और उसे बहुत अच्छी भूख लगी, उसका बुखार भी कम हो गया। तो ऐसे रिजल्ट नेचुरोपैथी में भी एक्यूट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन हर रोग के लिए एक्यूट रिजल्ट नेचुरोपैथी में आपको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उपचार के ऊपर, जो हम उपचार कर रहे हैं उसके ऊपर शरीर काम करता है, उपचार शरीर के ऊपर काम नहीं करता है। अगर इस बात को समझा जाए तो फिर हम चिकित्सा का सत्य जान जाएंगे, और जो हम जल्दी करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, आजकल तो ऐसे देखा जाता है, जब भी पेशेंट आता है तो बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक कर दो, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको, आपके पास, आपके लिए अगर समय नहीं है तो फिर समय किस लिए है? 100 साल तक अगर आपको जीना है तो फिर समय तो होना चाहिए आपके पास में। मैं कहता हूं कि आप किसी संबंध में समय दे या न दे, लेकिन आप प्रकृति को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से समय दे, क्योंकि स्वास्थ्य कोई बाजार की चीज नहीं है कि जाके उसे कुछ पैसों में खरीद लाए और उसका सेवन कर ले। ऐसा नहीं है। कभी कभी अवश्य दवाइयाँ भी कारगर सिद्ध होती है, कुछ एक टेम्पररी समय के लिए, छोटे से समय के लिए, है ना, 2-3-5 दिन के लिए। मैं तो कहता हूँ कि 2-3-5 दिन के लिए आप एलोपैथी मेडिसिन खाएंगे तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान तो होगा लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आप फिर उसे कंटिन्यू ना करें। आपके अगर जैसे कोई रिलेटिव्स है और सालों से मेडिसिन खा रहे हैं तो उन्हें सजग करें कि आप मेडिसिन ना खाएं। एक तो ऐसा रिजल्ट है मेरे पास कि एलोपैथी मेडिसिन खाने से बहुत सारे लोगों को चमड़ी की बीमारियां हो गई, बहुत सारे लोगों को साइकोसिस हो गया, डिप्रेशन में पेशेंट आ गए, है ना, एलोपैथी मेडिसिन खाने से। डायबिटीज की मेडिसिन, हाइपरटेंशन की मेडिसिन खाने से। स्पेसिफाई भी कर सकते हैं इसमें, है ना। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मैं थोड़ा सा आगे और पढ़ता हूँ। रोग्यांना रातोरात बरे करण्याच्या अतिउत्साहाने धडाधड स्टिरॉइड अथवा इतर अशीच शक्तिशाली औषध देणाऱ्या डॉक्टरांना धोक्याचा लाल कंदील दाखवित सिडनी केट्सने पुढे म्हणालेले, औषधोपचार करताना संयम ठेवण्याची व युद्धात जसा मागचा पुढचा विचार करावा लागतो तसा विचार करूनच औषधी दिली पाहिजेत. आजच जर आपण सावध झालो नाही तर हृदयात व्यंग असलेली, यकृत मूत्रपिंडात बिघाड असलेली, क्षतियुक्त डोळ्यांची, कानांची व कामशक्तींची माणसे व दातात पायात व्यंग असलेली मुले यांची फौज भविष्य काळात खड़ी हुई। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, है ना, बच्चों में हम देखते हैं कि माताएं गर्भवती होती है वो मेडिसिन का सेवन करती है, तो उसके ऊपर अगर कोई रिसर्च नहीं हुआ है और ऐसी दवाइयाँ अगर माता को दी जाती है तो आगे चलकर बच्चों में ऐसे सिंड्रोम्स पाए जा सकते हैं। एक क्लोरैम्फेनिकॉल करके, शायद मुझे अभी तो ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि क्लोरैम्फेनिकॉल करके एक मेडिसिन है, शायद एंटीबायोटिक है एलोपैथी का। तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम्स, है ना, ऐसे एक बीमारी, यानी बच्चों के दांत जो है नीले हो जाते हैं। पहले ये बहुत देखा जाता था, आज भी जहाँ पर स्लम एरिया है और बहुत ही, यानी क्वालिटी की दृष्टिकोण से अगर घटिया प्रैक्टिस होती है एलोपैथी की, तो वहाँ पर भी आज डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं। और एक मेडिसिन है सल्फा, पहले स्किन डिसीज में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था सल्फा ड्रग। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये सल्फा का साइड इफ़ेक्ट है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, पूरा शरीर जो है, जैसे कि आलू जैसे हम, है ना, छिलनी से छिलते हैं आलू को और फिर उसे, है ना, सफ़ेद कर देते हैं, वैसे ही सल्फा ड्रग लेने से पूरे शरीर की चमड़ी जो है जैसे कि किसी ने उतार दी है, ऐसा लगता है, पूरा लाल हो जाता है शरीर। इतना मैंने एक पेशेंट देखा था जब मैं अमरावती में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे एक सर थे, डॉक्टर पाटनकर सर करके, उनके पास ही केस आई थी। एक डॉक्टर ने जनरल प्रैक्टिस में एक सल्फा यूज़ किया था और जैसे ही रिएक्शन आ गई,
वो डॉक्टर जो पाटनकर सर है हमारे सर, उनके पास उस पेशेंट को लेकर आया और उस डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर साहब ये 5,000 रुपये मैं इस पेशेंट को पूरा खर्चा लगाऊंगा क्योंकि गलती मेरी है, तो आप इसे एडमिट कर लीजिए। और मुझे आज भी याद आता है वो डॉक्टर 5,000 दे के फिर भाग गया, उसका मोबाइल भी उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर अगला अ, जो पैसा है वो भरना था, तो उसे फिर पेशेंट को बोला गया कि आप अभी तो डॉक्टर आपका कॉल नहीं उठा रहा है ना? मेरा भी कॉल नहीं उठा रहा है, तो आपको ही पैसे भरने पड़ेंगे। तो पेशेंट भी नहीं बोल रहा था फिर। ऐसे-ऐसे प्रसंग आते हैं, बहुत ही खराब प्रसंग आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मौतदायक स्थिति हो जाती है जब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम सल्फा के पेशेंट में देखा जाता है। सल्फा जिसने ली है, उस पेशेंट में देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत मेडिसिन्स है एलोपैथी के। आप तो जो नॉन मेडिको है वो तो जानते भी नहीं है। एक तो परिणाम मैंने बोला ही था कि जैसे एक ने वो तो दुष्परिणाम ही कहा जाएगा, 2 से ढाई साल तक एक सीनियर कॉलेज का लेक्चरर जिसने 2 से ढाई साल तक सर के दर्द के लिए 2.5 साल तक पेन किलर खाई और उसकी एट द एज ऑफ 45 उसकी किडनी फेल हो गई। अगर उस पेशेंट की पत्नी, उसकी मिसेस वाइफ अगर किडनी उसे डोनेट ना करती तो वो पेशेंट आज जिंदा देखने के लिए नहीं मिलता। इतने खतरनाक परिणाम इस पैथी के हैं। एक्यूट में इस्तेमाल करो, लेकिन लंबे समय तक अगर आप हाइपरटेंशन की दवा खा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दो। एकदम से बंद मत करो, पहले नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स चालू करो। अगर कुछ कारगर सिद्ध नहीं होती है नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट, तो थोड़ा-सा प्रकृति से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, जैसे प्रकृति से संबंधित दवाइयाँ जिस पैथी में दी है वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी आप शुरू कर सकते हैं। पंचकर्म आप रिपीटेडली करो और फिर नेचुरोपैथी के ऊपर आओ, पंचभौतिक चिकित्सा के ऊपर आओ। लंबे समय तक, मरते दम तक एलोपैथी की मेडिसिन मत खाओ। आज हम लोगों को देखते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन शुरू होने के बाद में 15-15 साल तक मेडिसिन्स खाते हैं। एक डायबिटीज़ का पेशेंट, अब मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, उस डॉक्टर वो जो अकोला में सबसे बड़ा डॉक्टर है डायबिटीज़ का, उसका पेशेंट्स एक तहसीलदार साहब हैं, वो मेरे पास आए और बोले डॉक्टर साहब मैं 17 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ और वो डॉक्टर ने बोला आप ये मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, आप आयुर्वेद की तरफ जाइए। तब वो पेशेंट आयुर्वेद की तरफ आया। मैं ये बात थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप पहले ही क्यों नहीं आते हैं? अगर अंत में आप ऐसा समझते हैं कि आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या योग हमें फ़ायदा करेगा, तो पहले आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ये लोग इस बारे में इसलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि लोगों को नेचुरोपैथी के योग के बारे में और आयुर्वेद के बारे में पूरक जानकारी नहीं है। तो हम सभी का ये कर्तव्य रहेगा, जब भी आप नेचुरोपैथिस्ट बन रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य रहेगा कि आप नेचुरोपैथी के बारे में लोगों को बताएँ, योग के बारे में बताएँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि समाज में हमें डॉक्टर कह के बुलाया जाए और हम डॉक्टर हो सके। लेकिन एक बात आप ध्यान में लो, नेचुरोपैथी के संबंध में जब तक आप उपासक नहीं बनोगे, तब तक आप चिकित्सक भी नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले उपासक बनने की कोशिश कीजिए। नेचुरोपैथी के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश कीजिए। और मैं तो मेरा जीवन ऐसे ही जीता हूँ अधिकतम, है ना? 100% तो नहीं जी सकते हैं, लेकिन 80% तो हम नेचुरोपैथी के सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में उतार कर हम जीवन को जी सकते हैं और जीवन को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। स्वास्थ्य बहुत सस्ता है, हमने बहुत महँगा कर दिया, है ना? एलोपैथी का ये उपचार देके 5-5 लाख का ट्रीटमेंट 10 दिनों में हो जाता है। ये क्या ट्रीटमेंट है ना? 5-5 लाख का, 10-10 लाख का ट्रीटमेंट 10-15 दिनों में ही खर्च कर देते हैं लोग, 5-10 दिन में ही खर्च कर देते हैं, 15-15 लाख तक खर्च कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये इसे और कुछ आप कह लें, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट अगर करना है, तो नेचुरोपैथी के अनुसार ही आपने करना चाहिए। आप अपने रिलेटिव्स को इसके बारे में बताएँ, आप अपने आजू-बाजू के जो लोग हैं, उनके बारे में उनको भी बताएँ और हो सकता है कि आप खुद ही एक पेशेंट हो, तो आप खुद के लिए भी ये थोड़ा-सा समझें कि मुझे अब नेचुरोपैथी का ही ट्रीटमेंट करना है, मुझे अब योग ही करना है और उससे ही मुझे ठीक होना है। अब तो मैंने एक पेपर्स के कटिंग्स भी आपको भेजे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
नेचुरोपैथी को एक चिकित्सा पद्धति करके घोषित किया है। अब तक बहुत बड़ी फाइटिंग चल रही थी, एक बड़ा आंदोलन चल रहा था इसके प्रति कि नेचुरोपैथी अगर रोगों को ठीक कर सकती है तो आप इसे उपचार चिकित्सा यानी एक चिकित्सापैथी क्यों नहीं मानते, प्रिवेंटिव क्यों मानते हैं। तो इसके ऊपर फिर थोड़ा संघर्ष चल रहा था, तो उसमें जीत गए हैं लोग और अभी ये बात सामने आ गई है कि नेचुरोपैथी मात्र एक प्रिवेंटिव थेरेपी नहीं है, तो ये एक क्यूरेटिव थेरेपी भी है। तो आप भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अमेरिकेच्या बॉस्टन शहरातील ब्रिधाम इस्पितळातील औषधशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉक्टर डेल फ्रेंड यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला है कि कोणतेही औषध सुरक्षित समझता येणार नहीं। वैसे तो बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर लिखा ही होता है कि दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक इसका सेवन अगर हो तो ये शरीर के लिए दुष्परिणाम रहित है। ये एक कानून निकाला गया है कि जो जिस दवाइयों के साइड इफेक्ट है उसके ऊपर उस दवाइयों के साइड इफेक्ट लिखे जाए, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां आज भी साइड इफेक्ट को छुपाती है और मात्र परिणाम को ही दिखा सामने लेकर आती है। औषधी शास्त्रांची आणखीन एक उणीव म्हणजे रोगांच्या प्रत्यक्ष लक्षणांचा स्वतंत्र विचार करून त्यावर स्वतंत्र इलाज करायचा। न्यूयॉर्कच्या न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर विलियम गटमेन म्हणतात, या पद्धतीमुळे रोग्याच्या प्रत्येक लक्षणावर वेगवेगळा उपाय योजतात। उदाहरणार्थ वेदना होत असल्यास पीड़ाशामक, तापावर उष्णतामान कमी करणारे, बद्धकोष्ठता। अभी ये एक एलोपैथी में सिम्टम्स को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए एलोपैथी जो है वो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक उपचार पद्धति है। तो क्या किया जाता है, अगर आपका सर में दर्द है तो उसके लिए अलग गोली, पेट में दर्द है तो उसके लिए अलग गोली, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है तो उसके लिए अलग गोली, खुजली है तो अलग गोली, है ना। तो सबके लिए, जैसे मैंने एक आपको बताया था कि मचलाहट थी, भूख नहीं थी, फीवर भी था पेशेंट को, तो मैंने क्या किया, उसे वमन दे दिया, एक कर्म कर दिया तो सभी का उपचार हो गया। नेचुरोपैथी का 10 सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है, आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिद्धांत, तब इसके बारे में और आपको बताऊंगा कि जो सभी रोग है वो नेचुरोपैथी में ठीक हो जाते हैं, है ना। सभी रोगों की एक ही दवा है, अलग अलग दवाइयाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या उपचार एक है, दवा तो अलग अलग कहनी पड़ेंगी क्योंकि सिम्टम्स के अनुसार कभी कभी अलग दवा देनी पड़ती है, लेकिन सभी रोगों का उपचार एक ही है, विजातीय तत्वों को निष्कासित करना, शरीर से बाहर निकाल के फेंकना, ये उपचार रहेगा सभी रोगों का। तो अलग अलग दवाइयाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम निसर्ग उपासना करते हैं, अब ये थोड़ा कठिन बात है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ भी सकूंगा कि जो नियम नेचुरोपैथी में बताए गए हैं वो कुछ कभी कभी उनका पालन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा स्वाध्याय करें इस बात का तो दिन ब दिन वही मुश्किलें निकल जाएंगी और हमें वो ठीक लगने लगेगा। जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कम से कम 2009 से मैंने चाय को बंद कर दिया है। जैसे मैंने पढ़ा था परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की महाराज की किताब में, एक किताब है स्वामी जी का योग साधना चिकित्सा रहस्य, तो उस किताब में मैंने पढ़ा था कि 1 कप चाय पीने से लीवर के 50 सेल निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसे लिखा है उस किताब में, आप देख भी सकते हैं। जितने भी पतंजलि से जुड़े लोग हैं वो इस बात को थोड़ा सा गौर करें इस बात के ऊपर, और उस किताब को खोलकर एक बार देखें। उस किताब में लिखा, जैसे ही मैंने पढ़ा तुरंत मैंने चाय को छोड़ दिया। 2009 से मैंने चाय आज तक नहीं पी है, लेकिन फिर भी मेरी एनर्जी कभी कम नहीं लगती है, मुझे कम नहीं लगती है। लोग बोलते हैं कि चाय नहीं पीएंगे तो थकावट लगती है, गलावट लगती है, ये मात्र एक मानसिकता है, और बल्कि चाय जो है एक जहर का काम करता है। आप चीनी, दूध सब साथ में उबाल कर जब आप पीते हैं तो वो चाय नहीं रहती है, वो विष बन जाता है। इसलिए अगर आपको चाय पीनी भी है, मैं तो कहूँगा छोड़ दो, आप प्राकृतिक चाय पियो, आयुष काढ़ा पियो। अभी तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना,
लेकिन फिर भी अगर आप चाय पीना चाहते हो तो चाय में दूध ना डालें और चीनी ना डालें, आप गुड़ की चाय पिए। पत्ती थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो वो भी बंद कर दो। पत्ती जो है वो नेचुरल इस्तेमाल करो, सूंठ ले लो, उसके बाद लेमन ग्रास ले लो, नींबू के पत्ते ले लो, नींबू भी डाल सकते हो उसमें चाय बनने के बाद में। 2-4 बूँदें नींबू की डाल दी तो फिर एक लेमन टी बन जाता है और प्रकृति के लिए भी अच्छा होता है, एंटी कैंसरस होता है, एंटी एसिड होता है, इससे एसिडिटी भी नहीं बढ़ती है। और जीवन में कभी डायबिटीज़ होने की भी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इतनी चीनी खाएँगे आप तो डायबिटीज़ तो होंगी ही होंगी। मात्र चाय पीने से ही डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को, क्योंकि इतनी चीनी जाती है शरीर में, उसका उम, उसका डाइजेशन, उसका जो मेटाबॉलिज़्म होना चाहिए, चीनी का जो होना चाहिए, जो पचनी चाहिए शरीर में, वो पचती नहीं है और फिर उससे डायबिटीज़ हो जाता है। गुड़ खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि उसका वो जो गुड़ है, वो पाचक रहता है। जो हमने खाना खाया है, उसे पचाने का काम गुड़ करता है। श चीनी नहीं करती है, शक्कर नहीं करती है ऐसे, इसलिए शक्कर को छोड़ दो। तो ऐसे उपासना की जाती है। डॉक्टर गटमेन पुढे म्हणतात, याचा अर्थ असा होतो, की ही पद्धती रोगाचा व रोग्याचा एकसंध विचार करीत नाही. जीवनशक्ती सतेज होईल तोपर्यंत आराम मिळावा म्हणून औषधे उपयोगी ठरतील. पण त्याहून विशेष खास असा त्याचा उपयोग नाही. खरे म्हणजे जीवनशक्ती प्रबळ झाली नहीं तर कोणत्याही औषधाचा उपयोग होणार नहीं. तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इम्यूनिटी जो है हमारी जीवनीय शक्ति, जिसे नेचुरोपैथी में एक विशेष नाम से पुकारा जाता है, इम्यूनिटी को जीवनीय शक्ति। तो ये जो जीवनीय शक्ति है, अगर ये सशक्त नहीं है तो कितनी भी मेडिसिन्स आप खिलाओ पेशेंट को, परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि सिद्धांत तो पहले ही हमने जाना है कि शरीर दवाइयों पर काम करता है, दवाइयाँ शरीर पर नहीं. फक्त लक्षणांचा विचार करीत बसल्याने मूळ रोगाबद्दलचा विस्मरण होते. अशा प्रयत्नांनीच आधी रोग कमी होतो हे सत्य आहे, पण नंतर तो अनेक नवीन समस्या उभा करतो. मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या किया जाता है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में आज का मृत्यु कल पर लेकर जाते हैं, ठीक है? जो आज मरने वाला है वो कल मरेगा, बस इतना ही किया जाता है। जिसे आज दर्द है ना? वो कम किया जाता है, कल फिर उसे दर्द रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए डायबिटीज़ के और इतने बढ़िया-बढ़िया कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए। बढ़िया का अर्थ यानी अच्छे नहीं है, बहुत ही खतरनाक। इतने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए हैं डायबिटीज़ के पेशेंट कि बताने में भी संकोच होता है ना? रेटिनोपैथी, दिखना बंद हो गया, ठीक है? दिखना बंद हो गया और जब आँखों के डॉक्टरों के पास जब वो पेशेंट गया, तो डॉक्टर ने कहा अब कोई उपचार नहीं है इसके ऊपर। यानी पहले तो डायबिटीज़ था, अभी तो उसे रेटिनोपैथी भी हो गई, अभी उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो गई, अभी उसके हाथ-पैर भी सुन्न पड़ना शुरू हो गया, ठीक है? उसे अटैक भी आके गया 1-2 बार। लेकिन ये डॉक्टर बताते नहीं हैं कि आप अगर एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराएँगे तो 3, 4, 5 साल के बाद में आपको ये कॉम्प्लिकेशंस 100% आने वाले हैं। ऐसे कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो पेशेंट ट्रीटमेंट बंद कर देगा और उसका इनकम ही खतरे में पड़ जाएगा, उसका इनकम ही नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी चिकित्सा पद्धति इनकम के लिए नहीं होती है ना? लेकिन बहुत शौक की बात है कि आज चिकित्सा पद्धति को इनकम के दृष्टिकोण से देखा जाता है। पैसा मिलता है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे भी हज़ारों लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से ना करें। पैसे तो है ना, लेने ही पड़ते हैं पेशेंट से, क्योंकि हमें भी अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट मत काटो, ठीक है? लेकिन ये एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसे ही चल रहा है। मैं सभी के बारे में नहीं बोलता, बहुत सारे ऐसे हमारे अ, बंधु और भगिनी हैं जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही प्रामाणिकता उनमें है। वो कभी भी पेशेंट को अनावश्यक इन्वेस्टिगेशन नहीं बताते, कभी भी अनावश्यक दवा नहीं बताते और वो बहुत ही प्रामाणिक रहते हैं इस बात के लिए कि वो बताते हैं पेशेंट को कि अगर आप लंबे समय तक हमारी दवा खाओगे अर्थात एलोपैथी मेडिसिन्स खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप आयुर्वेद की तरफ जाइए। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर हैं जो मेरे पास पेशेंट भेजते हैं, है ना? ऑनेस्टली वो बताते हैं पेशेंट को कि आप अभी मत खाओ, नहीं तो आप मर जाओगे, कॉम्प्लिकेशन से मर जाओगे। लेकिन ऐसे डॉक्टरों की बहुत कमी है। ज़्यादा डॉक्टर यही है कि वो बताएँगे नहीं
और फिर उपचार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते 15 साल तक उपचार करेंगे। बाद में फिर पेशेंट ही खोद खोद कर पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या करें, 15 साल से मैं खा रहा हूँ फिर भी मेरा रोग ठीक नहीं, उल्टा कॉम्प्लिकेशंस, पहले तो 1 रोग था आज तो 5 और 10 रोग हो गए, कैसे क्या करूँ मैं? फिर डॉक्टर बताता है कि अब मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है, आप आयुर्वेद की तरफ जाइए, आप नेचुरोपैथी की तरफ जाइए, फिर योग करिए घर पर। अब इसका कोई उपचार नहीं है, ज़्यादा आप अगर खाएँगे तो आप मर जाएँगे अभी। ऐसे मेरे पास पेशेंट हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा। मैं सबूत के साथ, एविडेंस के साथ मैं बातों को कहता हूँ। मैं कभी भी ऐसे हवा में बातों को नहीं कहता हूँ। जो भी आज तक मैंने व्याख्यान में आपको बताया, ना तो वो एक भी बात उसमें की हवा में की नहीं थी। मेरे पास पूरे एविडेंस है, मेरे पास इसके पेशेंट हैं जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया इन सभी बातों को और फिर वो सामने आए, ठीक है? और डॉक्टर गाला तो इस किताब में लिख ही रहे हैं। औषधांचा सॉरी शिवाय दुसरे असे की प्रत्येक लक्षणांचा स्वतंत्र इलाज करायचा म्हणजे औषधे देखील मोठ्या प्रमाणात लागतात। आप किसी भी एमबीबीएस एमडी का प्रिस्क्रिप्शन देखो, है ना? 8 से 10 मेडिसिन्स रहती है उसके इसमें। उपचार के लिए 2 या 3 ही मेडिसिन्स रहती है, लेकिन जो उपचार के लिए मेडिसिन दिया जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट कम करने के लिए कम से कम हर एक दवा का साइड इफेक्ट कम करने के लिए 1-1, 2-2 मेडिसिन्स दी जाती है ना? जैसे हार्ट की दवा चालू है तो इकोस्प्रिन को फालतू में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि और उस इकोस्प्रिन का जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है, उसे और कम करने के लिए और मेडिसिन्स दी जाती है। यानी एक दवा का दुष्परिणाम कम करने के लिए दूसरी दवा और दूसरे दवा का दुष्परिणाम के लिए तीसरी दवा, ऐसा एलोपैथी का ट्रीटमेंट चलता है। 3-4 साल तक तो ऐसा ट्रीटमेंट चलता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस मेरा डॉक्टर मेरा भगवान है। हाँ, ऐसा ही चलता है। उस पेशेंट को लगता है कि अरे! ये तो मैं कितना मुश्किल में था और ये डॉक्टर ने तो मुझे एकदम रिलैक्स कर दिया। इस भ्रम में ना रहे 4-5 साल के बाद में इतने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होंगे। वो जानता है डॉक्टर कि इसको होने वाले हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी क्या करेगा? उसे भी अपना पेट भरना पड़ता है। तो मैं कोई एलोपैथी का विरोधक नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य बात है उसे कहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि सत्य चाहे कोई कुछ भी हो, उसे कहने का साहस हमने करना चाहिए। तो इस बात को लेकर मैं आज यहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि 32 मिनट का ये वीडियो बन गया है, लेक्चर बन गया है। अगले हम लेक्चर में मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।